साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज का लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और मैं यह बता दूं, यह लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, पिछले लेक्चर में आपने सीखा था अंक के बारे में, संख्या के बारे में, संख्या रेखा के बारे में और संख्याओं के अदर फैक्ट्स के बारे में। क्या क्या सीखा था? क्विक रिवीजन करते हैं बिना वक्त जाया करें। तो ध्यान से सुनिए, पिछले लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा था। अंक के बारे में समझते हैं क्या क्या सीखा था। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। सबसे बड़ा अंक 9 होता है, सबसे छोटा अंक 0 होता है और गणित में अंकों की संख्या 10 होती है और इन्हीं 10 से संख्याओं का निर्माण होता है। संख्या का परिभाषा हमने दिया था, 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह संख्या कहलाता है। ठीक बात है। संख्या के बारे में हमने 4 फैक्ट समझे थे। पहला फैक्ट था, संख्या के शुरू में यदि 0 आ जाए तो वो 0 अमान्य होता है, महत्वहीन होता है, वैल्यूलेस होता है। दूसरा चीज़ सीखा था, जब किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो आंसर 0 आता है। तीसरा चीज़ सीखा था, जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उत्तर अनंत आता है। चौथा चीज़ सीखा था, जब किसी शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर 0 आता है। इसके बाद संख्या रेखा पर हमने ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य को देखा था और उसी संख्या रेखा पर हमने पूर्णांक, पूर्ण और प्रकृत संख्याओं को देखा था। किस प्रकार से? तो कुछ इस प्रकार से। देखिए कैसे देखा था हमने। ब्लू पेन से जो ये लाइन बनी है, ये एक संख्या रेखा है जिसके बीच में 0 है। यहाँ पे जिसके बीच में 0 है, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस। प्लस का मतलब 0 के राइट साइड जाने पर संख्याएं धनात्मक होंगी और लेफ्ट साइड ऋणात्मक होंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। पूर्णांक को मैंने परिभाषित किया था, माइनस अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, हाँ या ना। उसके बाद 0 से लेकर धनात्मक अनंत तक जितनी संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। धनात्मक 1 से लेकर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके साथ मैंने यह बताया था, पूर्णांक, पूर्ण और प्रकृत ये तीनों संख्याएं भिन्नात्मक नहीं होती हैं और दशमलव के रूप में भी नहीं होती हैं। इतना चीज़ मैंने आपको सिखा दिया था। तो पिछले लेक्चर में यदि आप इन सब चीज़ों को सीखे हैं तो चलिए आपका थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। वो छोटा सा टेस्ट क्या है साथियों, देखिए। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलिए इसको हटा ही देते हैं, सीधा बात। ठीक है, बताइए साथियों, -10 पूर्णांक है कि नहीं? तो आप बोलिएगा हाँ -10 पूर्णांक है। पूर्ण संख्या है? तो बोलिएगा ना -10 तो पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृत भी नहीं होगा। -1 पूर्णांक है, पूर्ण नहीं है, प्राकृत संख्या भी नहीं है। 0 पूर्णांक है, पूर्ण है, प्राकृत संख्या नहीं है। यदि आपने कल का क्लास किया है और समझा है और थोड़ा खुद से मेहनत किया है तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। 0.1 पूर्णांक है? नहीं है, पूर्ण भी नहीं है, प्राकृत संख्या भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया अभी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें दशमलव वाली संख्या और भिन्नात्मक संख्या नहीं एक्सेप्ट करती हैं। 3/2 नहीं होगा, नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं।
ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये 3 का स्क्वायर, इसको क्या मैं 9 लिख सकता हूँ? 3 का वर्ग 9, 3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 9 आएगा। बोलिएगा हाँ 9 तो आएगा। तो 9 क्या है? पूर्णांक है? बिल्कुल है। पूर्ण है? हाँ है। प्राकृत है? तो हाँ है। समझ में आ गया? क्विक रिवीजन हो गया कि आपका इन तीनों पर पकड़ कैसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। साथियों, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको पूर्णांक में, पूर्ण में और प्राकृत में, इन तीनों संख्याओं में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब काफिला आगे लेकर चलते हैं। क्या है आगे का काफिला? ध्यान से सुनिए। माइनस अनंत से लेकर धनात्मक अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं आई पूर्णांक कहलाया। ठीक बात है। 0 से लेकर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं आई पूर्ण संख्या कहलाया। धनात्मक 1 से लेकर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं आई प्राकृत संख्या कहलाया। कोई दिक्कत नहीं। प्राकृत संख्या को साथियों हमने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा साथियों? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, और विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, और बहुत सारे विद्यार्थी को पता भी होगा, ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, उदाहरण समझेंगे और कुछ कुछ खास बातें भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा सुनिए साथियों सम संख्या का। वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाती है, जो 2 से पूरी तरह कट जाती है वो प्राकृत संख्या सम संख्या कहलाती है। वो प्राकृत संख्या सम संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे लेते लेते अनंत तक। ठीक बात है, चलता रहेगा। सम संख्या समझ गए होंगे किसे कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाती है वो प्राकृत संख्या सम संख्या कहलाती है। देखिए 2 प्राकृत संख्या है, हाँ, 4 है, 6 है, 8 है, 10 प्राकृत संख्या है, 12 भी है, 14 भी है, और ये सभी संख्याएं 2 से कट जाती हैं। कहने का मतलब ये सभी संख्याएं सम संख्या है। समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं विषम संख्या। विषम, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑड नंबर। साथियों आप इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप सब चीज़ समझ गए, थोड़ा थोड़ा के लिए मामला रुक जाएगा, अच्छा नहीं लगता है। इंग्लिश का भुक्तभोगी मैं खुद रह चुका हूँ, मुझे काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको परेशानी आए, इसलिए आप मेरी बात को मानिए, इंग्लिश पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। विषम संख्या का परिभाषा देखिए क्या होता है। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती है,
वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती हैं वो प्राकृत संख्या विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 से लेके बहुत सारा तक जाएगा। देखिए तो ये सभी अपने आप में प्राकृत संख्या है, बिल्कुल सही बात है, और ये सभी 2 से पूरी तरह नहीं कट रही हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब कुछ खास बात समझिए साथियों, जो आप इस चीज़ से अनजान रह जाते हैं और बहुत जगह आपको ये चीज़ें जानने को नहीं मिलती हैं। हम कुछ पढ़ाएंगे तो बाकियों से कुछ स्पेशल होगा, अगर स्पेशल नहीं होगा तो हम कैसे क्लेम करें कि आप हमारे पास आके पढ़ें। हम आपको कुछ नया, कुछ जानदार, कुछ शानदार देंगे तभी आप मेरे पास आइएगा, वरना मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप मेरे पास आए हैं तो मैं आपको ज़रूर बाकियों से कुछ नया दूंगा जो आपको संतुष्ट करेगी। चलिए, नया क्या है अब देखिए साथियों। शून्य को सम संख्या माना गया है। शून्य को सम संख्या माना गया है। सवाल उठ जाएगा क्यों माना गया है? क्योंकि सम संख्या का कहना है कि उस संख्या में 2 से भाग लगाए और वो कट जाए तो सम संख्या है। जब हम किसी भी, कोई जीरो है यहाँ पे, जीरो को यदि हम 2 से भाग दे रहे हैं तो ये पूरी तरह कट के जीरो आंसर आ रहा है, इसलिए जीरो को सम संख्या माना गया है। ठीक बात है, आगे चलिए। और बोला जाए सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो आप जीरो बोलेंगे। सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाए तो आप जीरो बोलिएगा। दूसरी बात, यदि ये बोले सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, तो आप 2 बोलिएगा। क्यों? क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या जीरो, और सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या तो 2 हो जाएगा। ये थोड़ा आप अलग से याद रखिएगा। तीसरा बात, सम संख्या से कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, विषम संख्या से ये सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है साथियों? 1। सबसे छोटी विषम संख्या होती है वो है 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1। साथियों, सम संख्या और विषम संख्या का एक छोटा सा परिचय यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप सम संख्या और विषम संख्या आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। साथियों, आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं दिख रही हैं, जैसे 8, 10, 15, 20, 25। मैं एक एक करके उनके बारे में कुछ पूछूंगा, आप जानते होंगे तो बताइएगा, नहीं जानते होंगे तो ध्यान से सुनिएगा। मैं पूछता हूं साथियों, 8 किन किन संख्याओं को भाग 8 से किन किन संख्याओं को भाग दे कि वो पूरी तरह कट जाए? कहने का मतलब 8
किन किन संख्याओं को पूरी तरह काट देती है ये बताइए। तो आप कहिएगा 8 जो है ना, 8 को पूरी तरह काट देती है एक बार में, ठीक। 16 को काट देती है 2 बार में, बिल्कुल सही। 24 को काट देती है 3 बार में। 32 को काट देती है 4 बार में। 40 को काट देती है 5 बार में। 48 को भी काट देती है 6 बार में। 56 को काट देती है 7 बार में। और इसी तरह ये बहुत सारी अनंत संख्याओं को काट देगी, हाँ या ना। यानी 8 से अगर इन संख्याओं को भाग देंगे तो क्या 8 इन सभी संख्याओं को पूरी तरह काटेगा, हाँ या ना? तो आप बोलिएगा हाँ, 8 इन सभी संख्याओं को काट देगा, ठीक। साथियों, कुछ संख्या ऐसी भी तो है जिससे 8 कट जाएगा। यहाँ पे 8 इन सब को काट रहा था। अब कुछ संख्याएं यहाँ पर ऐसी आएंगी जो 8 को ही काट देंगे। हाँ, 1 8 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा और 8 भी काट देगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार से साथियों 10 के बारे में बताइए। 10 किसको किसको काट देगा? तो आप कहिएगा 10 को काट देगा। यानी 10 से इसमें भाग देंगे 10 में तो एक बार में कट जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग तलवार और ये सब नहीं समझिएगा। 10 20 को भी काट देगा पूरी तरह, 30 को भी, 40 को भी, 50 को भी, 60 को भी, इसी तरह बहुत सारी संख्याओं को काट देगा जिसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन 10 को कौन कौन काटेगा? 1 काटेगा, 2, 5 और 10। इन चारों से 10 कट जाएगा, बल्कि इन सभी को, अनंत को 10 काट देगा, लेकिन इन चारों से 10 कट जाएगा। 15 को भी देखिए तो थोड़ा। 15 किसको किसको काट सकता है? 15 को, 30 को, 45 को, 60 को, 75 को, 90 को, 105 को, और इसी तरह संख्याएं आगे बढ़ती रहेंगी और 15 इन सभी को काटता चला जाएगा। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी तो हैं जो 15 को काट देंगी। जैसे 1 15 को काट देगा, 3 5 भी काट देगा, 15 भी काट देगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा, 20 को देखिए तो थोड़ा सा। 20 किसको किसको काट देगा? स्वयं 20 को काटेगा, ठीक बात। 40 को, 60 को, 80 को, 100 को, 120 को, 140 को, इसी तरह अनंत संख्याओं को काटेगा जो इस पैटर्न पे चलेगा। और यह खुद किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और खुद 20 से कटेगा, हाँ या ना? आगे चलिए। 25 किसको किसको काट देगा? तो खुद 25 को काटेगा, 50 को भी काटेगा, 75 को काट सकता है, 100 को, 125 को, 150 को, 175 को, इसी तरह अनंत संख्याओं को 25 काट सकता है। और 25 खुद किससे कट सकता है? 1 से कट सकता है या 5 से कट सकता है, और किससे कटेगा? 25 से कटेगा। और किसी संख्या से यह नहीं कटने वाला है। इतना जो मैंने लेक्चर दिया वो क्यों दिया, अब आपको समझ में आएगा। मैं एक बार इसको फिर से रीड करता हूं, इसके बाद मैं समझाता हूं। 8 किन किन संख्याओं को काट सकता है? तो 8 को काट सकता है, 16 को काट सकता है, 24 को काट सकता है, 32 को काट सकता है, 40 को काट सकता है, 48 को काट सकता है, 56 को काट सकता है, इसी तरह अनंत संख्याओं को काट सकता है 8। लेकिन 8 खुद किससे कट सकता है? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, ठीक बात है। उसी प्रकार 10 किसको किसको काट सकता है? 10 को काट सकता है, 20 को, 30 को भी काट सकता है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, अनंत तक जाते रहिए आप, सुबह कर दीजिए बोलते बोलते। लेकिन 10 किससे किससे कट जाएगा? 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। हाँ, सेम उसी प्रकार
ये सब बातें आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ साथियों गुणज और गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड क्या सिखाने वाला हूँ? गुणज और गुणनखंड। ध्यान से सुनिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं लिखा भी दूंगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सभी संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम n से सूचित करते हैं। कुछ समय के लिए ये जो नंबर्स हैं इनको हम n मान लेते हैं, ठीक, n मान लिए। तो ऊपर क्या है, ये n इसको को काट रहा है, इन सबको काट पा रहा है, हाँ काट पा रहा है। तो ध्यान से सुनिए, कोई संख्या n, कोई संख्या n जिन जिन संख्याओं को काटता है, कोई संख्या n जिन जिन संख्याओं को काटता है वे सभी संख्याएं n का गुणज कहलाती हैं। ध्यान से सुनिए, कोई संख्या n जिन जिन संख्याओं को काटती हैं वे सभी संख्याएं n का गुणज कहलाती हैं। फिर से सुनिए, कोई संख्या n जिन जिन संख्याओं को काटती है वो सभी संख्याएं n का गुणज कहलाती हैं। कहने का मतलब 8 जो है 8 को काट रहा है, 16 को काट रहा है, 24 को काट रहा है, 32 को काट रहा है, 40 को काट रहा है, 48 को काट रहा है, 56 को काट रहा है। कहने का मतलब ये सभी संख्याएं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 ये सभी संख्याएं 8 की गुणज हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये सभी संख्याएं 10 की गुणज हैं। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 ये सभी संख्याएं 15 की गुणज हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 220, 240, 300 ये सभी संख्याएं 20 की गुणज हैं। क्यों है? क्योंकि 20 जो है इन सभी संख्याओं को काट रहा है, 15 इन सभी संख्याओं को काट रहा है कि नहीं? ठीक बात है। दूसरा चीज आपको सीखना है गुणनखंड। क्या सीखना है? गुणनखंड। तो किसी भी संख्या n को जो जो संख्या काटती है, या कोई संख्या n जिन जिन संख्याओं से कटती है, यहाँ काटती थी यहाँ कटती है, कोई संख्या n जिन जिन संख्याओं से कटती हैं ये सभी संख्याएं n का गुणनखंड कहलाती हैं। n का गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। तो ये सभी संख्याएं 1 2 4 8 का गुणनखंड कहलाएगा। 10 जो है 1 2 5 10 से कटता है, इसीलिए 1 2 5 10 का गुणनखंड कहलाएगा। 15 जो है 1 3 5 15 से कट रहा है, कहने का मतलब ये सभी संख्याएं 1 3 5 15 की गुणनखंड कहलाएंगी। समझ में आ रहा होगा साथियों? चलिए मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं। साथियों गुणज का परिभाषा देखिए। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। इसका एक अलग नाम है अपवर्त। क्या नाम है? अपवर्त। इस नाम को याद नहीं करना है, लेकिन जहन में ध्यान में जरूर रखना है। जब मैं आपको LCM SCF पढ़ाऊंगा तब आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, और जब मैं ये बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना दूर का सोचा है, तब आपको समझ में आएगा। अभी बस आप इसको ध्यान में रखिए, याद नहीं करना है, आपको ये याद रखना है। गुणज यानी मल्टीपल। परिभाषा क्या है सुनिए। कोई संख्या n जिन जिन संख्याओं को काटती है, कोई संख्या n जिन जिन संख्याओं को काटती है वे सभी संख्याएं उस n की गुणज कहलाती है, उस n की मल्टीपल कहलाती है। जैसे 8 16 24 32 40 48 ये सभी संख्याएं 8 की क्या है? गुणज है, 8 की मल्टीपल है।
ठीक बात है। अब चलिए आगे गुणनखंड के परिभाषा पर। इंग्लिश में इसको फैक्टर कहते हैं। साथियों, गुणनखंड का परिभाषा देखिए। कोई संख्या n जिन जिन संख्याओं से कटती हैं वे सभी संख्याएं उस n की गुणनखंड कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तुम 1 2 4 8 ये सभी संख्याएं 8 की गुणनखंड है, हाँ या ना? मैंने यही ना बताया, मैंने क्या बताया? 8 जो है इन सबको काट रहा है, यानी ये सभी संख्याएं 8 की गुणज कहलाएंगी। और ये सभी संख्याएं 8 को काट रही हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं 8 का गुणनखंड कहलाएंगी। बात खत्म। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं इस बात को और याद दिला दूं, गुणज को अलग नाम है अपवर्त्य, गुणनखंड का एक अलग नाम है अपवर्तक। गुणज का अलग नाम है अपवर्त्य और गुणनखंड का अलग नाम है अपवर्तक। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जब मैं LCM SCF सिखाऊंगा उस समय इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, और परिभाषा समझ में आ गया होगा, ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, बस एक ही बात ध्यान में रखिएगा। कोई संख्या है, वो जिसको जिसको काट देगा वो सब 8 का गुणज होगा, 8 का नहीं, संख्या का गुणज होगा। और वो संख्या जिस जिस से कट जाएगा वो सब संख्या उसका गुणनखंड कहलाएगा। यानी कोई संख्या जिसको काटेगा वो गुणज होगा और वो जिससे खुद कट जाएगा वो उसका गुणनखंड होगा। सही बात है। आगे आइए, अब आगे हमको सिखाना है आपको गुणज और गुणनखंड के संबंधित कुछ बातें। क्या कुछ बातें? ध्यान से देखिएगा, तब समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। ध्यान से देखिए साथियों, 8 का ये ऊपर वाला सब गुणज है, बिल्कुल सही। ये 10 का गुणज है ऊपर वाला, ये 15 का, ये सब गुणज है, ये 20 का, ये 25 का। ठीक बात। एक बात बताइए, हम पूछें 8 के आप कितने गुणज बता सकते हैं? तो 8 के या कितने गुणज होते हैं? तो आप 8 8 8 8 जोड़ते जाइए। इसकी कोई संख्या निश्चित है कहाँ जाकर रुकेगी? नहीं, निश्चित नहीं है। यानी किसी भी संख्या के गुणज की संख्या निश्चित नहीं है, वो अनंत तक बढ़ती रहेगी। लेकिन हम आपसे पूछें किसी संख्या के गुणनखंड की संख्या निश्चित है? तो हाँ है। देखिए 8 जो है इन्हीं चारों से कट सकता था, बाकी किसी से कट सकता है क्या? 8 नहीं कट सकता है। 10 इन चारों के अलावा किसी से कट सकता है? नहीं कट सकता है। 15 इन चारों के अलावा किसी से नहीं कट सकता है। 20 इन पांचों छहों के अलावा किसी से नहीं कट सकता है। 25 इन तीनों के अलावा किसी से नहीं कट सकता है। यानी किसी भी संख्या का गुणज निश्चित नहीं होता है। किसी संख्या के गुणजों की संख्या अनिश्चित होती है, लेकिन किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। ये बात मैं बताना चाह रहा था। आप समझ गए होंगे, मैं उसी बात को लिख देता हूं। किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। लेकिन किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या
खंडों की क्या निश्चित होती है। क्या होती है साथियों? निश्चित बोले तो फिक्स होती है। समझ गए बात को? आगे चलिए, एक बात और, आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए गुणनखंड को। 8 का गुणनखंड देखिए, देख लीजिए। 10 का गुणनखंड देखिए, देख लीजिए। 15 का गुणनखंड देखिए। 20 का गुणनखंड देखिए। 25 का गुणनखंड देख लीजिए। इन सभी में एक चीज कॉमन है, क्या? तो एक सबको काट रहा है। अरे हाँ या ना? हाँ या ना बोलिएगा। हाँ, ये बात भी सही है। एक जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड है या नहीं? हाँ है। एक जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड है, इसीलिए एक को यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। एक को यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। इस बात को मैं लिख दे रहा हूं। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है, इसीलिए एक को यूनिवर्सल फैक्टर, गुणनखंड को फैक्टर कहते हैं ना, यहीं से यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। यूनिवर्सल फैक्टर का हिंदी होता है सर्वव्यापी गुणनखंड, मतलब जो सबको काट देता है, ठीक, उसी को यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। मैंने गुणज समझा दिया, गुणनखंड समझा दिया, और इसके बारे में जो फैक्चुअल चीज़ें थी वो भी मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और मज़ा भी आया होगा और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मैंने वो नहीं कहा कि कोई संख्या है उसका सभी पहाड़ा गुणज कहलाता है, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ नया सीखिए। मेरा उद्देश्य ये है कि हम कुछ नया दें और एक अलग अंदाज में दें। ठीक है, अब आगे चलना है। अब आगे मैं आपको सिखाऊंगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। साथियों, अभाज्य संख्या का परिभाषा देखिए। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। परिभाषा है वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी प्राकृत संख्याएं जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी भी संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मैं लिख दे रहा हूं 2, 3, 5, 7। मैं पूछूं आपसे 2 किन किन संख्याओं से कट रहा है, तो आप बोलिएगा ये 1 से कट रहा है और 2 खुद से कट रहा है। 3 किससे कट रहा है? आप बोलिएगा 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, बिल्कुल सही। 5 किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, बाकी किसी भी चीज़ से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 7 1 से और खुद से कट रहा है, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। कहने का मतलब 2, 3, 5, 7 ये सभी अभाज्य संख्या हैं। कैसी संख्याएं हैं साथियों? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब आगे चलिए भाज्य संख्या पर। साथियों, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। परिभाषा सुनिए, वैसी प्राकृत संख्याएं जो
एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे। वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे भाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे में 4, 6, 8। 4 किससे कटता है? कहिएगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 6 1 से, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद 6 से भी कट जाएगा। 8 1 2 4 और 8 इन सब से कटेगा, हाँ या ना? तो परिभाषा के अनुसार 4 एक भाज्य संख्या हो जाएगी, 6 भाज्य, 8 भी एक भाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, इसीलिए ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ गए होंगे। अभाज्य संख्या क्या? वैसी प्राकृत संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी भी संख्या से ना कटे। लेकिन भाज्य संख्या क्या कहता है? एक से तो कटेंगे और अपने आप से तो कटेंगे ही, इन दोनों से तो हम कटेंगे ही, अन्य संख्याओं से भी हम कटेंगे। ये भाज्य संख्या का कहना है। ठीक बात है। एक कंफ्यूजन आएगा आपको, एक अभाज्य है कि भाज्य, एक अभाज्य है कि भाज्य। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। एक जो है ना तो भाज्य है एंड ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य। इस बात को जहन में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। अब सवाल उठ जाएगा, क्यों? क्यों नहीं है ऐसा? तो जवाब भी सुन लीजिए। ये एक है, एक साथियों किससे कटेगा? ये एक से कटेगा और किससे कटेगा? फिर तो आप यार किसी से नहीं कटेगा। अभाज्य के लिए क्या होना जरूरी था? एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी यहाँ दो चीज का होना जरूरी था, लेकिन यहाँ तो एक ही चीज है। यहाँ भी एक लिख देंगे तो मामला एक यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, नहीं ना आएगा। एक ही जगह ना रखना है, तो यहाँ का जगह तो खाली हो गया। अभाज्य के लिए तो दो जगह चाहिए था, ये अभाज्य नहीं है। भाज्य कहता है कि भैया दो से ज़्यादा, हमको यहाँ कम से कम 3 डब्बा चाहिए जो इसको एक को काट दे। एक में ही इसकी हालत ख़राब हुई पड़ी है, 2 में ही, तो 3 कहाँ से भरेगा? इसलिए एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। समझ में आ गया होगा। चलिए, गुणनखंड के लिए अभी मैंने बताया, जो संख्या जिन जिन संख्याओं से, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से कटती है वो सभी संख्याएं उसकी गुणनखंड कहलाती हैं। देखिए तो, 2 कितने संख्याओं से कटा? 2 एक संख्या और 2 दूसरी संख्या, 2 संख्याओं से कटा। 3 कितने संख्याओं से कटा? 2 से। 5 2 से, 7 2 से, यानी 7 के ये दोनों गुणनखंड हैं। बिल्कुल, 7 1 से नहीं कटता है, 7 खुद 7 से नहीं कट रहा है, कट रहा है। तो यानी 7 की ये और ये दोनों गुणनखंड हुए कि नहीं? 5 का ये दोनों गुणनखंड हुआ कि नहीं? 3 का ये दोनों गुणनखंड हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। 2 का ये दोनों गुणनखंड हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और इन सभी की 2-2 गुणनखंड हैं। तो हम एक और परिभाषा बोल सकते हैं, वैसी प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाता है। या में आप ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। कौन सी परिभाषा? कौन सा परिभाषा? ये वाला, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। या वैसी प्राकृत संख्या
जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 हो, अभाज्य संख्या बोल सकते हैं आप। जिनके केवल 2 गुणनखंडों, अभाज्य संख्या, या जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 हो। इसके गुणनखंड की संख्या कितनी है? 2 है। इसके गुणनखंडों की संख्या 2 है। 5 के गुणनखंडों की संख्या 2 है। 7 के गुणनखंडों की संख्या 2 है। इसीलिए हम बोल सकते हैं वैसी प्राकृत संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या, जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाता है। वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 हो गया तो अभाज्य में चला जाएगा और 2 से ज़्यादा हुआ तो भाज्य में चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक भी समझ गए होंगे। समझना कुछ नहीं था, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, अभाज्य संख्या। इसी को घुमाकर हमने कहा जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को मैंने क्या बोला? वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा अन्य तीसरी संख्याओं से भी कटे, भाज्य संख्या कहलाती है। इसको अलग घुमाकर मैंने बोला वैसी प्राकृत संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, भाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बात और समझिए, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 7 है, 7 नहीं, सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दूसरा बात सुनिए, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो 2 ही है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, उत्तर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल ये बन सकता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, उत्तर हो जाएगा 3। 2 तो सम हो गया ना। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो 3। उसी प्रकार सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या तो साथियों वो हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, क्यों? 1 से कटता है, 9 से कटेगा, ये दोनों से तो हर संख्या कटेगी, और इसके अलावा ये 3 से कट रहा है ना, इसीलिए 9 एक भाज्य संख्या है। और कैसी भाज्य संख्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या जो अपने आप में विषम है। ये 4-5 पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ। एक बात और बताऊंगा, उसके बाद वीडियो अंत कर देंगे। तो इन 4 बातों को मैं तुरंत लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने लिख दिया है। क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। आप खुद देख भी सकते हैं परिभाषा से। 2 के बाद क्या आता है? आप बोलिएगा 3। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। और ये पहली विषम संख्या हुई कि नहीं? और पहली हुई, मतलब सबसे छोटी भी यही हुई। हाँ, इसीलिए मैंने इस बात को लिखा है। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 4 से ही शुरू हो रहा है, और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4 ही होगी, क्योंकि शुरुआत ही 4 से हो रही है और 4 अपने आप में सम है, इसलिए मैंने एक पॉइंट ये भी लिख दिया। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। देखिए ना, 4, 6, 8, 9,
4, 6, 8 तो सम है, 9 ही पहला विषम भाज्य संख्या है। यानी पहला है मतलब वैल्यू में तो सबसे छोटा यही होगा ना, तो इसलिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। आज का लास्ट बात मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भाज्य संख्या और दूसरा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या साथियों, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या? यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कुछ विद्यार्थी लोग को लग रहा होगा कि सर ये वाला बात कब बताएंगे, ये वाला बात कब बताएंगे, मैंने बता दिया। ठीक, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं और अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। 1 मिनट मेरी बात को सुन लीजिए। आप यहाँ तक जहाँ अभी तक मैंने जो पढ़ाया लेक्चर 2 से, उसको आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। कल इन सब पे हम कुछ सवालों को करेंगे। ठीक, कल का लेक्चर मेनली इन लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इन सब का प्रैक्टिस रहेगा। आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा और कल जब प्रैक्टिस कराएंगे आप भी जल्दी आंसर दीजिएगा। आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी बात, इन सब चीज़ों को मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा तब और अच्छे से सिखाऊंगा। मतलब और अच्छे से सिखाने का मतलब है कि और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें छूट गई हैं, जिसको मैंने जानबूझकर छोड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने को अभी, लेकिन मैंने अभी उस चीज़ को नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि अभी आप मैथ में सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। शुरू में ही हम आप पे बोझ नहीं डालना चाहते हैं, नहीं तो आप शुरू में ही आपके कदम डगमगा जाएंगे और आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। मेरी मजबूरी को समझिए कि मैं बहुत सारी चीज़ों को शुरू में नहीं बता सकता। इसमें बताने को भी बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा परिचय कराया हूँ सबसे। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि बाकी वीडियोस से भी अच्छा ठीक ठाक है। आप भी प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।